वेलकम टू एसीसी। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम लोग का इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा और किन सब चीज़ों से हम लोग अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं, और कोई इम्यूनिटी का कौन सा पार्ट जो हम लोगों को कोरोना से लड़ने में हेल्प कर सकता है। और फिर बहुत सारे फेक न्यूज़ से हम लोग बच सकते हैं कि ये वैक्सीन रेडी हो गया, वो वैक्सीन है, वो वैक्सीन ऐसे काम करता है, वो सब चीज़ से हम लोग बच सकते हैं। इसलिए इम्यूनिटी जानना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। और फिर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इम्यूनिटी अगर मतलब इससे बहुत सारा क्वेश्चन जो बोर्ड में उठ सकता है, या फिर नीट में, या फिर उसके बाद का अगर ग्रेजुएशन के अगर एग्जाम में देखेंगे तो भी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी क्या है? बॉडी का वो पावर जिससे हम लोग किसी बैक्टीरिया या फिर वायरस या फिर कोई बीमारी से लड़ सकते हैं, उसको हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। अब अगर बॉडी में इम्यूनिटी है तो हम लोगों को बाहर से मेडिसिन लेने का जरूरत क्यों पड़ता है? इसको हम लोग जानेंगे कि बॉडी का इम्यूनिटी एक टाइम के बाद रिस्पॉन्स करना शुरू करता है किसी भी वायरस से या फिर किसी भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट में। तो उसको ट्रिगर करने के लिए जो भी चीज लगता है उसको हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे भी बॉडी के वायरस से लड़ने के लिए, फिर पैरासाइट से लड़ने के लिए, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हम लोगों को मेडिसिन का जरूरत पड़ता है या फिर वैक्सीन का जरूरत पड़ता है। बहुत सारा चीज हम लोग का बॉडी खुद ट्रीट कर लेता है। जैसे हम लोगों को राइनो वायरस से कोल्ड इन्फेक्शन होता है, जो हम लोग का अराउंड इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 3 डेज होता है। 2 to 3 डेज अगर हम लोग को मेडिसिन ना मिले तो वो सबसाइड हो जाता है और ठीक हो जाता है। ये बॉडी के इम्यून सिस्टम की वजह से होता है। पहले पॉक्स का, चिकन पॉक्स, वो भी वैक्सीन अगर किसी को अगर नहीं दिया गया, पॉक्स अगर उसको हुआ है, उसके इंक्यूबेशन पीरियड के मुताबिक 7 डेज, 21 डेज, फिर 14 डेज के बाद वो भी सबसाइड कर जाता है। ये किस वजह से होता है? ये इम्यूनिटी की वजह से होता है। इम्यूनिटी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्यूनिटी वो है बॉडी का वो पावर या क्षमता जिससे हम लोग किसी बीमारी के अगेंस्ट में लड़ सकते हैं, उसको इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी पढ़ने के बाद हम लोग को 2 चीज जानना बहुत जरूरी है। पहला चीज एंटीबॉडी, दूसरा एंटीजन। एंटीजन वो सब्सटेंस है जो बाहर से आता है। अगर बाहर से कोई वायरस, बैक्टीरिया एक्ट करता है बॉडी पे, अगर मतलब आके बॉडी पे एक्शन करता है या फिर बॉडी के अंदर इंटर करता है, उसको हम लोग एंटीजन कहते हैं। तो एंटीजन क्या क्या हो सकता है? बैक्टीरिया, वायरसेस, या फिर बैक्टीरिया या वायरसेस का कोई भी साइटोटॉक्सिक एजेंट। एंटीबॉडी क्या है? बैक्टीरिया, वायरसेस, साइटोटॉक्सिक एजेंट, ये सब जब बॉडी में एंटर करता है तो इसके अगेंस्ट में जो इसके अगेंस्ट में जो बॉडी बनाता है उसको हम लोग एंटीबॉडी बोलते हैं। आप ऐसे बोल लो कि इसके रिवर्स में जो बॉडी बनाता है, इसके रिवर्स में जो बॉडी प्रिपेयर करता है उसको हम लोग एंटीबॉडी बोलते हैं। अगर हम लोग एक सबसे कॉमन सा एंटीजन एंटीबॉडी अगर रिएक्शन देखेंगे, मान लीजिए एक एंटीबॉडी है। अब इसपे से कोई एक छोटा सा एंटीजन यहाँ पे लगेगा, फिर ये एक यहाँ से एक एंटीजन लगेगा। अब ये एक न्यूट्रलाइज्ड कंपाउंड है। अगर ये एंटीजन अकेला होता तो ये बॉडी में कोई बीमारी फैला सकता था, तो उसके अगेंस्ट में एक एंटीबॉडी बना, इसको ये न्यूट्रलाइज कर दिया। अब ये बॉडी से एक्सक्रीट आसानी से किया जा सकता है और ये बीमारी नहीं फैला सकता। हम लोग देखेंगे इननाइंट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का 2 बेसिक टाइप है, इननाइंट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननाइंट इम्यूनिटी जो है वो है बाय बर्थ। बाय बर्थ हमारे अंदर बहुत सारा मैकेनिज्म होता है, डिफेंस मैकेनिज्म, जिससे हम लोग लड़ सकते हैं। जैसे इसका हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे स्किन, ये हमारा फिजियोलॉजिकल कवरिंग देता है ऊपर से, ये बाय बर्थ होता है हमारे अंदर। फिर बहुत सारा सिक्रेशंस लाइक टीयर्स, HCl और म्यूकोजल सिक्रेशन। म्यूकोजल सिक्रेशन मतलब सिक्रेशन फ्रॉम द नोज, सिक्रेशन फ्रॉम द म्यूकोजल लेयर्स ऑफ द माउथ। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे फीवर। हाँ ठीक, फीवर भी इननाइंट इम्यूनिटी में ही आ जाता है। फिर इन्फ्लामेशन, अब
ये कैसे इननाइंड इम्यूनिटी के अंदर इम्यूनिटी कैसे है, फीवर और ये इन्फ्लेमेशन, इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। स्किन और टेयर्स आप लोग को समझ में आ गया, स्किन और बाकी जो सिक्रेशंस होगा वो समझ में आ गया होगा। स्किन कवर करता है इसलिए इम्यूनिटी का वर्क करता है, और टेयर्स वगैरह में ये सब में भी एक कंपाउंड होता है जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है इसमें, जो किसी भी माइक्रोब्स को किल करता है। और फीवर जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाने की वजह से कोई भी बैक्टीरिया जो होता है वो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं करता, तो बॉडी खुद से ही बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करता है ताकि वो बैक्टीरिया वायरस को डेड कर सके। इसलिए फीवर भी एक इननाइंड इम्यूनिटी है। और इन्फ्लामेशन अगर कहीं पे भी बैक्टीरिया के वायरस अटैक होता है तो वहां पे वो जगह धीरे धीरे इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह से इन्फ्लेम होने लगता है। ये इन्फ्लेमेशन एक ट्रिगर्ड प्रोसेस है ताकि एक्वायर्ड मतलब ताकि दूसरा इम्यूनिटी बॉडी प्रोसेस का इम्यूनिटी है वहां पे आ सके, लाइक लिम्फोसाइट सेल्स। लिम्फोसाइट सेल वहां पे आकर के उसको वर्क कर सके, इसलिए उसको ये भी एक इननाइंड इम्यूनिटी है। इसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब ही होता है कहीं से लिया हुआ, किसी से लिया हुआ, एक्वायर्ड किया हुआ। वो बाय बर्थ नहीं हो सकता, या फिर बाय बर्थ होगा पर किसी से हम लोग लेंगे। जैसे देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है और पैसिव इम्यूनिटी कुछ देर के लिए है, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी प्रोलॉन्ग्ड है, जैसे एक बार किसी को अगर कोई चीज हो गया तो अगर एक्टिव इम्यूनिटी उसके बॉडी में जनरेट किया तो वो लंबे समय तक उसके बॉडी में रह सकता है। जैसे इसका एक्टिव इम्यूनिटी को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, नेचुरल और आर्टिफिशियल, और पैसिव इम्यूनिटी को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, नेचुरल और आर्टिफिशियल। एक्टिव इम्यूनिटी का नेचुरल एग्जांपल क्या होगा? चिकन पॉक्स। किसी को भी पॉक्स हुआ, अब एक बार लाइफ में अगर एक बार चिकन पॉक्स हो गया उसका फिर नेक्स्ट आने वाले पूरे लाइफ में उसको रिपीट नहीं होगा, क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी का नेचुरल प्रोसेस है। बॉडी खुद से चिकन पॉक्स के अगेंस्ट में एक एंटीबॉडी बना चुका है, तो उसको अब बॉडी फिर से रिपीट नहीं करेगा। बॉडी का मेम्ब्रेन सेल्स है, उसको रिमेंबर रखेंगे। फिर आर्टिफिशियल्स में क्या है? वैक्सीन। अगर किसी भी चीज के अगेंस्ट में हम लोग वैक्सीन लेते हैं तो वो भी लाइफ लॉन्ग होता है। एक्चुअली लाइफ लॉन्ग नहीं होता, मैक्सिमम पीरियड 20 to 30 ईयर्स होता है, और उसको भी हम लोग लॉन्ग पीरियड का लॉन्ग पीरियड का इम्यूनिटी बोलते हैं। इसलिए वो एक्टिव इम्यूनिटी का आर्टिफिशियल जो वैक्सीन है वो लॉन्ग पीरियड के में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो वैक्सीन उसका एक अच्छा सा एग्जांपल होगा। और एक्टिव इम्यूनिटी में जो नेचुरल हुआ उसका चिकन पॉक्स का ट्रीटेड पर्सन विद चिकन पॉक्स, हील्ड पर्सन विद चिकन पॉक्स। एक आदमी जो चिकन पॉक्स से हील्ड हो चुका है वो उसका नेचुरल इम्यूनिटी की वजह से है, वो प्रोलॉन्ग्ड है, वो लंबे समय तक बॉडी खुद से ही हील कर रहा है। आर्टिफिशियल क्या, वैक्सीन लेने के से प्रोलॉन्ग, जब कुछ देर तक आदमी हील रहेगा तो उसको हम लोग आर्टिफिशियल कहेंगे। अब आ जाते हैं पैसिव इम्यूनिटी में। पैसिव इम्यूनिटी का भी दो टाइप है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। पैसिव इम्यूनिटी मतलब जो लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं रहेगा। जैसे देखिए पैसिव इम्यूनिटी कहां पे वर्क करता है? जब बच्चा छोटा हो या फिर बच्चे वूम में हो, तो जब वूम में होगा तो ट्रांसप्लासेंटल जितना भी इम्यूनोग्लोबिन जो मदर से बच्चे के इसमें जाएगा उसको हम लोग नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे, क्योंकि वो उस वक्त तक ही वर्क करेगा, बाद में पैदा हो जाने के बाद वो इम्यूनिटी फिर वर्क नहीं करेगा। इसके बाद फिर आ जाते हैं आर्टिफिशियल्स में। आर्टिफिशियल्स में एंटीटॉक्सिन्स बाद में हम लोग देते हैं, बाद में उसको प्रोवाइड करते हैं। फिर सेरम, किसी को सेरम ट्रीटमेंट अगर किसी को दिया जाता है, मेनली कोरोना पेशेंट का भी ट्रीटमेंट के लिए ये एंटीटॉक्सिन एंटी सेरम ट्रीटमेंट ही यूज किया जा रहा है। इसी एक पेशेंट को ऑलरेडी कोरोना है, वो ट्रीटेड हो चुका है, तो उसका सेरम निकाल करके हम लोग एक डिजीज का पर्सन को देंगे ताकि वो उसको देख करके जल्दी अपना एक बॉडी में इम्यून ट्रिगर्ड हो जाए और अपना एक इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए बनाया जा सके। तो नेचुरल प्रोसेस में जो है वो मां से ट्रांसफर होगा, मदर टू चाइल्ड में ट्रांसफर होगा। तो मदर टू चाइल्ड में क्या क्या ट्रांसफर हो सकता है? इन द वूम में हो सकता है IgG ट्रांसफर हो सकता है, फिर मिल्क के जरिए ट्रांसफर होता है। उसके बाद फिर आर्टिफिशियल में क्या क्या हो सकता है? आर्टिफिशियल में एंटीटॉक्सिन, सेरम ट्रीटमेंट, ये सब जो है वो आर्टिफिशियल है। तो हम लोग इम्यूनिटी का यहाँ पे क्लासिफिकेशंस देखे हैं, इननाइंड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननाइंड इम्यूनिटी क्या क्या हुआ? बाय बर्थ जो होगा उसको इननाइंड इम्यूनिटी कहेंगे, लाइक स्किन, टेयर्स, फीवर, इन्फ्लामेशन, ये सब जो है इननाइंड इम्यूनिटी का मैकेनिज्म है। फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप का है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव जो है प्रोलॉन्ग्ड है, पैसिव जो है शॉर्ट पीरियड के लिए है। एक्टिव का दो है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल जो है जो बॉडी खुद से हील करके बनाएगा उसको नेचुरल कहेंगे, लाइक चिकन पॉक्स, पर्सन हील विद चिकन पॉक्स। फिर आर्टिफिशियल जो है वैक्सीन,
हम लोग कोई वैक्सीन लेंगे वो प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए होगा। फिर पैसिव जो होगा, पैसिव में नेचुरल जो मदर से चाइल्ड में ट्रांसफर होगा बिफोर द बर्थ एंड आफ्टर द बर्थ, और आर्टिफिशियल जो होगा वो बाद में हम लोग देंगे, पर वो शॉर्ट पीरियड के लिए होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे का हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे, मतलब कैसे वर्क करता है वो फ्रेमवर्क जिसपे इम्यूनिटी वर्क करता है। तो उसका सबसे पहले इननाइंट इम्यूनिटी। इननाइंट इम्यूनिटी कैसे वर्क करता है? तो इननाइंट इम्यूनिटी बाय बर्थ होता है। बाय बर्थ सबसे पहला स्किन है। स्किन क्या है? फिजियोलॉजिकल कवरिंग है। एकदम इजी सा चीज है, एकदम जल्दी से देखेंगे याद हो जाएगा। स्किन क्या है? फिजियोलॉजिकल कवरिंग है जो बाय बर्थ होता ही है। सिक्रेशंस बाय बर्थ होता है। सिक्रेशंस कहां से निकलता है? नोज, आईज, म्यूकोजल मेम्ब्रेन, ये सारा सिक्रेशंस जो है ये भी बाय बर्थ होता है। ये भी इननाइंट इम्यूनिटी का वर्क करता है। फिर फीवर हम लिखे हैं। फीवर क्या है? इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर। फीवर है इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर मोर देन 98.6 डिग्री। हाँ, तो इसको फीवर कहते हैं। कोई कोई बैक्टीरिया होता है जो हाई टेम्परेचर पे डेड हो जाता है, इसलिए फीवर भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस मैकेनिज्म है, फिर इसको ट्रिगर मैकेनिज्म भी कह सकते हैं हम लोग। इन्फ्लामेशन ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। कहीं पे अगर चोट लग जाए या फिर कहीं पे अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो वहां पे सबसे पहले इन्फ्लामेशन होने लगता है, तो ये भी एक ट्रिगर्ड मैकेनिज्म है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे ब्लड सेल्स जो बॉडी में होता ही इननाइंट इम्यूनिटी का पार्ट है ये भी, जैसे न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, इस्नोफिल, मोनोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स। ये सब को हम लोग WBC सेल्स जब पढ़ेंगे तो हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रोफिल कैसे वर्क करता है, बेसोफिल कैसे वर्क करता है, क्या स्ट्रक्चर कंटेन करता है। मोनोसाइट आई थिंक सबसे बड़ा सेल्स है ये, फाइगोसाइटिक एक्शन का सबसे बड़ा सेल्स है मोनोसाइट, वो कैसे एक्ट करता है, नेचुरल किलर सेल कैसे काम करता है, ये सब को हम लोग जब WBC डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये भी जो है बाय बर्थ होता है, इननाइंट इम्यूनिटी में वर्क करता है। जितना सेल्स होता है ब्लड सेल, WBC सेल्स लाइक न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल, मोनोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्यूट फेज प्रोटीन, जिसको हम लोग बोलते हैं सी रिएक्टिन प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन जो बॉडी में बहुत इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, वायरस इन्फेक्शन, तो सी रिएक्टिव प्रोटीन जो बॉडी का है वो बहुत हाई हो जाता है, तो जिससे हम लोग बॉडी के सिस्टम को हम लोग जान सकते हैं कि बॉडी में कोई एक वायरल इन्फेक्शन। तो इसको याद कैसे करेंगे? इननाइंट इम्यूनिटी वाले को देखिए यहाँ पे SSFIBA, SSFIBA। SS उसका टाइटल ले सकते हैं, फीबा नाम है एक, तो फीवर का टाइटल SS, ठीक है। S फॉर स्किन, S फॉर सिक्रेशन, F फॉर फीवर, I फॉर इन्फ्लामेशन, B फॉर ब्लड सेल्स और A फॉर एक्यूट फेज प्रोटीन। फिर से बोलिए, S फॉर स्किन, सिक्रेशन, फीवर, इन्फ्लामेशन, ब्लड सेल्स, एक्यूट फेज प्रोटीन, SSFIBA, SSFIBA। अगर आप इसको याद रखेंगे तो मैकेनिज्म ऑफ इननाइंट इम्यूनिटी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अब आ जाए एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का दो टाइप है, एक ह्यूमोरल है और एक सेल मीडिएटेड है। इसको समझना बहुत जरूरी है, ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेल मीडिएटेड क्या है। सेल मीडिएटेड वो इम्यूनिटी है जब बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडी बाहर से आया, बाहर से एक्ट किया, उसके अगेंस्ट में बॉडी एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है। ये एक नॉर्मल सा फेनोमेना है। इसी फेनोमेना को हम लोग सेल मीडिएटेड कहते हैं। जैसे देखिए, बॉडी के अंदर सबसे पहले एक बैक्टीरिया आया, वायरस आया, फिर बैक्टीरिया आया, टी हेल्पर सेल्स उसको आइडेंटिफाई किया, टी सप्रेसर सेल्स, टी किलर सेल्स उसको किल किया। ये टी सेल्स का वर्क हुआ यहाँ पे। ये सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम एक्ट करता है। ये कब एक्ट करता है? जब एंटीजेन आएगा बॉडी में। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, देखिए एंटीजेन जब बॉडी में आएगा तब जो इम्यून सिस्टम ट्रिगर्ड होगा उसको सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम कहेंगे। जहां पे जो वर्क करेगा, टी हेल्पर सेल्स वर्क करेगा, टी सप्रेसर सेल वर्क करेगा, टी किलर सेल्स वर्क करेगा, ठीक है। टी हेल्पर सेल्स, टी सप्रेसर सेल और टी किलर सेल्स। तो ये कब वर्क करेगा? जब बॉडी में एंटीजेन आएगा तो उसके अगेंस्ट में जो बॉडी ट्रिगर्ड करेगा तो एंटीबॉडी बनाएगा, तो उसको हम लोग सेल मीडिएटेड कहेंगे। ह्यूमरल कब कहेंगे? ह्यूमरल का दो है, बीटा सेल्स बोलते हैं इसको टी सेल्स बोलते हैं, इसको बी सेल्स बोलते हैं। तो दो है इसमें, बी मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स। दोनों का फंक्शंस ऑलमोस्ट एक जैसा है। ये कब वर्क करेगा बॉडी में? जब हम लोग बॉडी में एंटीबॉडी ही देंगे। या फिर से सुनिए, हम लोग एंटीजेन नहीं डाल रहे हैं, एंटीबॉडी डाल रहे हैं। वैक्सीन डालते वक्त हम लोग एंटीजेन डालते हैं बॉडी में। अब कैसे वैक्सीन काम करता है इसको जानेंगे तो फिर ये चीज समझना बहुत आसान हो जाएगा। बॉडी में हम लोग के बॉडी में टेटनेस का हम लोग एंटीजन डालें, उसके अगेंस्ट में बॉडी एंटीबॉडी बना लिया। अब
कभी भी नेक्स्ट टाइम जब टिटनेस का अटैक होगा बॉडी में तो उसके पास ऑलरेडी मेमोरी सेल्स के पास ऑलरेडी उसका डेटा है, ये सेल्स वेरीफाई हो जाएगा, उसको इजिली किल कर देगा। तो ये वर्क करता है, वैक्सीन ऐसे वर्क करता है। अब हम लोग आ जाते हैं ह्यूमरल सेल्स। ह्यूमरल सेल्स, हाँ, वो वैक्सीन के एग्जांपल कहाँ पे ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे। वो सेल मीडिएटेड है, कोई चीज आया उसके अगेंस्ट में बॉडी एंटीबॉडी बनाया। अब हम लोग ह्यूमरल्स में क्या करेंगे, एंटीबॉडी ही इंजेक्ट करेंगे। क्या इंजेक्ट करेंगे, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ही जाएगा बॉडी में, एंटीबॉडी को देख करके बॉडी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे सेल ह्यूमरल। ह्यूमरल का दो है, बीटा मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स में आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी। इम्यूनोग्लोबुलिन्स एक बहुत वास्ट टॉपिक है, इसको हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोग बस इतना देख लो, प्लाज्मा सेल्स जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, और उसको याद करने के लिए एक ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक है, GAMED, GAMED, गेम, ठीक है, या फिर गेम ग्रुप डी ऐसे भी लिख सकते हो आप। इसको कैसे याद करेंगे, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। तो GAMED ये सारा प्लाज्मा सेल्स का या फिर प्लाज्मा सेल्स को इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, जिसका सारा ये टाइप्स है, ठीक है। तो ह्यूमरल कैसे वर्क करता है, हम लोग बॉडी में एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस करते हैं और ये इस फॉर्मेट पे वर्क करता है। और सेल मीडिएटेड क्या होता है, बॉडी में एंटीजन गया, उसके अगेंस्ट में बॉडी एंटीबॉडी बना। वैक्सीन क्या है, वैक्सीन वो है जो हम लोग बॉडी में थोड़ा सा भी अगर थोड़ा ट्रिगर्स करते हैं तो बॉडी इम्यून सिस्टम खुद को एक्टिव करके बॉडी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, तो वो वैक्सीन कहलाता है। तो 3 टाइप का वैक्सीन होता है, लाइव वैक्सीन, फील्ड वैक्सीन और बैक्टीरियल प्रोडक्ट। लाइव वैक्सीन क्या क्या है, हम लोग देखेंगे BCG। BCG किसके लिए दिया जाता है, BCG ट्यूबरक्लोसिस के लिए दिया जाता है, बच्चों में दिया जाता है बर्थ में या फिर 1 मंथ में। BCG दिया जाता है, सबसे पहला वैक्सीन जो दिया जाता है बच्चों में वो BCG वैक्सीन होता है। फिर TY21A किस चीज के लिए दिया जाता है, ये टाइफाइड के लिए। पोलियो वैक्सीन, पोलियो का 2 वैक्सीन है, एक सेबिन वैक्सीन और सॉल्व। सेबिन जो है वो लाइव वैक्सीन है और सॉल्व जो है वो किल्ड वैक्सीन है। फिर MMR जो है मीजल्स, मम्स और रूबेला, ये ट्रिप जो 3 काम एक साथ करता है। 17D जो है ये है येलो फीवर के लिए, ये वैक्सीन जो देते हैं हम लोग येलो फीवर के लिए। तो अब बाकी हम लोग देखेंगे BCG किस चीज के लिए, आप लोग को सिर्फ नाम याद रखना है। BCG टीबी के लिए देते हैं, TY21 टाइफाइड के लिए देते हैं, पोलियो के लिए, सेबिन देते हैं, MMR मीजल, मम्स, रूबेला ये लाइव वैक्सीन है। फिर 17D येलो फीवर के लिए देते हैं। इसके बाद सेवरल वैक्सीन है जो हम लोग लाइव वैक्सीन में इंक्लूड करते हैं, आप लोग उसको सर्च कर सकते हो। इसके बाद फिर किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन में सबसे पहला वैक्सीन TAB, कॉलेरा, पोलियो और हेपेटाइटिस बी। TAB क्या है, TAB है टाइफॉइड, टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड, A एंड B वैक्सीन। टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड, A एंड B वैक्सीन, ये इसका फुल फॉर्म है TAB का। ये एक वैक्सीन जो है वो किल्ड वैक्सीन है। इसके बाद फिर कॉलेरा के लिए एक वैक्सीन आता है, फिर पोलियो के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए। सारा जितना वैक्सीन है ये किल्ड वैक्सीन है। इसके बाद फिर बैक्टीरियल प्रोडक्ट। बैक्टीरियल प्रोडक्ट में क्या होगा, टिटनस टॉक्सॉइड और डिप्थेरियल टॉक्सॉइड। डिप्थेरिया के लिए जो टॉक्सॉइड इंजेक्ट करेंगे बॉडी में, उसके अगेंस्ट में बॉडी ये बॉडी इम्यून स्ट्रांग करेगा, बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा, उसको हम लोग डिप्थेरियल टॉक्सॉइड बोलेंगे। हम लोग देख लेते हैं कि लाइव, किल्ड और बैक्टीरियल प्रोडक्ट होता क्या है। लाइव वैक्सीन, अगर लाइव बैक्टीरियाज, वायरस को हम लोग बॉडी के अंदर डालते हैं, लाइव बैक्टीरियाज वायरस को डालेंगे, या फिर लाइव हम लोग पैथोजन लिख सकते हैं डायरेक्टली। लाइव पैथोजन को जब बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो उसको हम लोग लाइव वैक्सीन बोलेंगे। लाइव पैथोजन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने के बाद भी वो बॉडी में डिसकंडीशन नहीं करेगा, ये सवाल होना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जो वायरस या फिर बैक्टीरिया का जो RNA, DNA या फिर उसका सरफेस एंटीजन, जो भी एंटीजन जो बॉडी में जा करके इन्फेक्शन कर सकता है, उसको उस वायरस या बैक्टीरिया से निकाला जाएगा। उसका जो है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का जो पैथोजेंस है, जो पार्ट बॉडी में जाकर के इन्फेक्शन कर सकता है, उसको निकाल करके लाइव वैक्सीन, उसको लाइव वैक्सीन प्रिपेयर किया जाता है, जिसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस के लिए, टाइफाइड के लिए, पोलियो के लिए, मीजल्स, मम्स और रूबेला के लिए। किल्ड वैक्सीन क्या है, वही बैक्टीरिया वायरस उसको किल करके जब बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो उसको हम लोग किल्ड वैक्सीन बोलते हैं। सेम बैक्टीरिया वायरसेस होगा, वो किल्ड होगा, तब उसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे। बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं और इंडोटॉक्सिन्स होते हैं। बाहर में टॉक्सिन्स छोड़ते हैं और
कोई बॉडी के अंदर जा करके टॉक्सिन छोड़ते हैं। तो टेटनस और डिप्थीरिया जो है वो बाहर में टॉक्सिन छोड़ते हैं, तो उनके टॉक्सिन्स ही बॉडी में जाकर के बीमारी फैलाते हैं। उनके टॉक्सिन्स को ही हम लोग बॉडी में बाद में इंजेक्ट करते हैं, ताकि बैक्टीरियल प्रोडक्ट के जरिए वो टॉक्सिन्स बॉडी में जाएगा, पर वो पैथोजेनिक नहीं होगा। वो टॉक्सिन्स वो बीमारी नहीं फैलाएगा, पर वो बॉडी को ट्रिगर करेगा उसके अगेंस्ट में इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हम लोग जान गए यहाँ पे लाइव वैक्सीन में लाइव पैथोजेंस डालते हैं, किल्ड वैक्सीन में किल्ड पैथोजेंस डालते हैं, बैक्टीरियल प्रोडक्ट में वो प्रोडक्ट डालते हैं ताकि बॉडी का इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो सके। इसका लिस्ट डाउन हम लोग किए एग्जांपल्स में, आप सेवरल एग्जांपल सर्च कर सकते हो, आप लोग गूगल पे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएगा। ये आपका बेसिक ऑफ इम्यूनिटी था। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले इम्यूनिटी में IgG, IgM इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका हम लोग अभी आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिला था GAMED। इसके बाद फिर हम लोग टी सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, डिलेड इम्यूनिटी, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस सब के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।